हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो एक शॉप पर जाती है और बहुत घबराई हुई होती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेती है। उसके बाद चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ गुंडे जियांग को पकड़ लेते हैं, उसे ड्रग देकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ हमारा मेल लीड यू आ जाता है और जियांग को बचा लेता है, लेकिन जियांग ड्रग की वजह से ठीक हालत में नहीं होती। इसी वजह से यू उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ दोनों किसिंग करते हैं और इंटीमेट हो। इसके बाद हम प्लेजेंट में जियांग को देखते हैं, जो खुद से कहती है कि सिर्फ एक ही बार में मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं तो उस पर्सन से सिर्फ एक ही बार मिली थी, जानती तक नहीं हूँ उसको। फिर वो मन में कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अगर ये बात मेरी मॉम को पता चल गई तो वो मुझे जान से ही मार देंगी। अब मैं क्या करूँ। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी उसकी मॉम नीचे आती है और उसे आवाज देती है कि तुम क्या कर रही हो। मॉम को देखते ही जियांग प्रेगनेंसी किट छुपा देती है। इसके बाद उसकी मॉम उसके पास आती है और उसके बाल पकड़कर कहती है कि अब तुम्हारे बाल इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं ना। जियांग कहती है, मॉम प्लीज इस बार मेरे बाल कट करते सेल मत कीजिएगा, मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। मॉम कहती है, अरे छोड़ो, जब पैसे मिल रहे होते हैं तो सब अच्छा लगता है। इसके बाद मॉम उससे कहती है, तुम्हारे मुंह को क्या हुआ है, आज बहुत सैड लग रही हो। कहीं तुम स्कूल जाने के बारे में तो नहीं सोच रही। देखो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा तुम्हारा दिमाग है। तुम एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओगी और फिर तुम्हें बार बार एग्जाम देना पड़ेगा और बार बार हमारे पैसे खराब करोगी। इससे अच्छा है कि पढ़ाई में पैसे लगाने से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दो। तुम्हें पता है आज हमें रोस्टेड चिकन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो तुम उसकी डिलीवरी की तैयारी करो। अभी गाड़ी आने वाली होगी जिसमें सारा माल तुम्हें लोड करना है। जियांग अपने पेट पर हाथ रखकर मन में कहती है कि अगर मैंने कोई भारी काम किया तो उससे मेरे बेबी को नुकसान होगा और ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस बेबी को रखना नहीं चाहती। इसके बाद वो बहुत भारी सामान उठाकर गाड़ी में लोड करने लगती है। ये देखकर एक लड़का उससे कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ कोई वर्कर नहीं है जो ये काम कर सके। तुम एक लड़की होकर इतना भारी काम क्यों कर रही हो। जियांग कहती है, डोंट वरी, मैं कर सकती हूँ, और वो सारा सामान लोड करने लग जाती है। इसके बाद वो बहुत दुखी होकर मन में कहती है, बेबी प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें जन्म नहीं दे सकती क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। इसके बाद हम यू को देखते हैं, जो फुल माफिया स्वैग में सिगार पीते हुए अपने लोगों के साथ आ रहा होता है। वो कार में बैठने ही वाला होता है कि तभी उसका असिस्टेंट कहता है, सर वो देखिए, यही वही लड़की है ना जिसे आपने उस रात बचाया था। ओह, ये तो बहुत हैवी काम कर रही है। यू उसे इग्नोर करता है और कहता है, तुम अपना काम करो, चलो गाड़ी में बैठो। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो इतनी गर्मी में इतना हैवी काम करके बिल्कुल थक चुकी होती है। तभी उससे चिकन से भरा टोकरा गिर जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि यू आकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जियांग उसे देखती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन यू उसकी बात को इग्नोर करके पूछता है, क्या तुम रो रही हो। जियांग कहती है, नहीं मैं रो नहीं रही, ये तो पसीना है, बहुत गर्मी है। यू उसे अपना रुमाल देता है और कहता है, साफ कर लो। इसके बाद यू उसे पूछता है कि ये सब काम तुम क्यों कर रही हो। जियांग कहती है, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं है ये सब काम करने के लिए, मैं कर लूंगी, इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। इसके बाद यू अपने बॉयज को इशारा करता है। उसके सारे लोग भागते हुए आते हैं। जो आदमी चिकन खरीद रहा होता है वो डर जाता है और उसे लगता है कि शायद ये लोग कोई चोर हैं, लेकिन 2 मिनट में ही वो सारी चिकन लोड कर देते हैं। इसके बाद वो आदमी जियांग को एक्स्ट्रा पैसे देता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम सर को जानती हो। फिर वो यू को थैंक यू कहता है। एक्स्ट्रा पैसे देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब अबॉर्शन सर्जरी के पैसे निकल गए थे, लेकिन अब उसे एक नई चिंता सताने लगती है। वो सोचती है कि अबॉर्शन डॉक्यूमेंट पर पेरेंटल साइन की जगह कौन साइन करेगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात अपनी मॉम को बताए, और अगर बता भी दे तो उसकी मॉम उसे जान से मार देगी। इसके बाद वो यू की तरफ देखती है और इसके दिमाग में आइडिया आता है कि इसी ने मुझे उस रात बचाया था, तो शायद अब भी यही मेरी हेल्प करेगा। इसके बाद वो यू से कहती है, क्या मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यू कहता है, उस रात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो क्या तुम्हें कोई कॉम्पनसेशन चाहिए। जियांग कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। उस रात आपने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। यू कहता है, बाहर बहुत गर्मी है, चलो कार के अंदर बैठकर बात करते हैं। इसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं। यू कहता है, हाँ बोलो।
बोलो क्या बात है। जियांग कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन 2 महीने पहले हमारे बीच जो भी हुआ था उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। यू हंसने लगता है और कहता है इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना कहाँ से सीखा, शर्म नहीं आती। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी कीमोथेरेपी चल रही है, तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। जियांग कहती है नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब दोनों इंटीमेट हुए थे। सुबह यू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जियांग गंजे सिर की है और उसने विग पहनी हुई है। यू उससे इसके बारे में पूछता है लेकिन जियांग कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में जियांग उसे बताती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। जैसे ही उसके बाल थोड़े लंबे होते हैं उसकी मॉम सारे बाल काट कर बेच देती है। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप टच करके देख सकते हैं। वो यू के पास जाकर उसे टच करने देती है। यू कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद यू मन में सोचता है कि शायद उसने गलत समझा था, मुझे लगता है कि मैंने ये गलत समझा था। यू उससे पूछता है क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। जियांग कहती है नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन मैंने घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और उसमें 2 लाइन्स आई थी, इसका मतलब तो यही होता है ना। यू कहता है अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए, पैसे। जियांग कहती है नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, उस रात आपने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए एक फेवर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। यू कहता है हाँ बोलो क्या फेवर चाहिए। जियांग कहती है कि आप अबॉर्शन पेपर पर साइन कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरी मॉम को इस बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं, इसलिए मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकती। यू हैरान होकर उसे देखता है और कहता है तुम मेरे बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती हो। जिया चुप हो जाती है। इसके बाद यू कहता है गाड़ी से नीचे उतरो। ये सुनकर जिया एकदम डर जाती है और कहती है प्लीज आप गुस्सा मत करो, मैं जा रही हूँ, मैं कार से बाहर निकल रही हूँ। यू कहता है मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम आराम से बैठो, मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ। फिर वो ड्राइवर से कहता है गाड़ी से बाहर निकलो, मैं गाड़ी खुद चलाऊंगा। इसके बाद यू उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहाँ उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जिया मन में कहती है ये तो काफी महंगा हॉस्पिटल लग रहा है। इसके बाद वो डॉक्टर से पूछती है कि इस हॉस्पिटल में अबॉर्शन सर्जरी के कितने पैसे लगते हैं। डॉक्टर हैरान होकर उसे देखता है और कहता है क्या सच में आप इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती हैं? जिया कहती है हाँ, क्योंकि मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकती। डॉक्टर कहता है आपको पालने की जरूरत भी नहीं है, ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है, आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी गोद में एक गोल्ड कॉइन आ गया है, ये बहुत कीमती है और इससे आपको भी बहुत फायदा हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर यू के पास जाता है और उसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देता है और बताता है कि ये लेडी 2 महीने प्रेग्नेंट है। इसके बाद यू कहता है ठीक है, लेकिन ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये हमारे बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता। डॉक्टर कहता है ठीक है। इसके बाद यू जियांग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी जियांग हाथ पीछे कर लेती है। यू कहता है क्या तुमने इस हॉस्पिटल में ही रहना है, घर नहीं चलना, चलो मेरे साथ। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद यू उससे कहता है क्या सच में तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हो, क्या तुम सच में इस बच्चे को इतना डिसलाइक करती हो। जियांग कहती है नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं इस बच्चे को सिर्फ इसलिए अबॉर्ट करवाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे पाल नहीं सकती। यू कहता है ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस बच्चे का डैड अभी जिंदा है और मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अब बताओ क्या तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो। जियांग कहती है हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कहता है ठीक है, तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। जियांग कहती है। इसके बाद हम जिया को घर पर देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे बहुत डांट रही होती है और कहती है मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम पढ़ाई के चक्कर में नहीं पढ़ोगी, फिर भी तुमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना बताए ये सब करने की। जिया बहुत रो रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिया के पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक लड़की थी, वे सिर्फ अपने बेटे को ही सारा सपोर्ट देते थे। इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, बेहतर यही है कि तुम कोई जॉब करो और पैसे लाकर अपने भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करेगा तो हमारा ही फायदा होगा। तभी उसका भाई कहता है वैसे भी अब इस रोने धोने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मॉम ऑलरेडी तुम्हारा वो लेटर जला चुकी है। ये सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा रोना आता है और वो अपनी मॉम से कहती है आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपने ये क्यों किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मॉम कहती है हाँ यही बात है, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी।
होगी, वो बेटा है, कल को वही हमारे साथ रहेगा और तुम तो शादी करके यहाँ से चली जाओगी। ये सुनकर जियांग कहती है अच्छा तो ये बात है, ठीक है, फिर आप अपने बेटे पर ही ध्यान दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से भागकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो भागते भागते रोड पर पहुँच जाती है और बारिश भी हो रही होती है। तभी वो एक कार से टकराने ही वाली होती है, लेकिन कार वाला वक्त पर ब्रेक लगा देता है जिससे वो बच जाती है। वो रोड पर ही बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ यू आता है और उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों भाग रही थी। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू घर में बैठकर सिगार पी रहा होता है। तभी उसके सर्वेंट्स जियांग को ड्रेसअप करके लेकर आते हैं। यू उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो पहले वाली जियांग बिल्कुल नहीं लग रही होती, बल्कि किसी प्रिंसेस जैसी लग रही होती है। तभी यू देखता है कि उसके शू लेसेस खुले हुए हैं। वो नीचे बैठकर उसके लेसेस बांधने लगता है। ये देखकर सारे सर्वेंट्स हैरान रह जाते हैं कि बॉस खुद इस छोटी सी लड़की के लिए नीचे बैठा है। वे उसकी पिक्चर और वीडियोस बनाने लग जाते हैं। इसके बाद यू जियांग के लिए बहुत सारी शॉपिंग और ड्रेसेस मंगवाता है। ये सब देखकर जियांग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी यू जियांग से कहता है कि ये सब तुम्हारे साथ घर जाएगा। जियांग कहती है मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, मैं घर नहीं जा सकती। यू कहता है अच्छा तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। इसके बाद जियांग उसका घर देखकर हैरान रह जाती है। इतना सुंदर और इतना बड़ा घर, वो घर नहीं बल्कि महल लग रहा होता है। इसके बाद यू उसे अपनी आंटी से मिलवाता है और कहता है अब से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आंटी उसके सामने बहुत सारी डिशेस रख देती हैं और कहती हैं कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं। जियांग खुद से बात करने लगती है और कहती है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। सब कुछ इतना रॉयल और लग्जूरियस मेरे लिए कैसे हो सकता है? मैंने तो बचपन से आज तक सिर्फ परेशानियां ही देखी हैं। इसके बाद यू से कहता है अब तुम रेस्ट करो, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सर्वेंट आंटी जियांग से कहती हैं मुझे लगता है सर आपको सच में बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप पहली लड़की हैं जिसे वो इस घर में लेकर आए हैं। आपसे पहले आज तक यहाँ कोई लड़की नहीं आई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही इस घर की मिसेस बनोगी। जियांग कहती है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ टेम्परेरी रहने आई हूँ। ये कहकर आंटी वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जियांग अपना मोबाइल खोलकर बैठ जाती है। तभी न्यूज में यू के साथ एक लड़की याओ याओ की खबर चल रही होती है। ये देखकर जियांग थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है ओह मैं गलत समझी थी, यू की तो पहले से एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद यू घर वापस आता है। जियांग बिल्कुल बच्चों की तरह भागकर उसके पास जाती है और उसने चप्पल भी नहीं पहनी होती। यू उसे गोद में उठाकर सोफा पर बैठा देता है और कहता है ऐसे नंगे पाँव ठंडे फ्लोर पर मत चला करो, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। फिर वो उसके पैरों में चप्पल पहनाता है। तभी सर्वेंट आंटी वहाँ आती है जो उसके लिए नरिशिंग सूप बनाकर लाई होती हैं और उसे पीने को कहती हैं। जियांग उसे पीकर देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो यू को भी पीने को कहती है और अपने हाथ से उसे पिलाने लगती है। यू पी भी लेता है और उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। तभी यू को रियलाइज होता है और वो होश में आता है। वो कहता है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सर्वेंट आंटी जियांग से कहती हैं तुम्हें पता है आज से पहले मास्टर ने कभी कोई टॉनिक सूप ट्राई तक नहीं किया, लेकिन तुम्हारे कहने पर उन्होंने बिना किसी सवाल के वो पी लिया। इसका मतलब है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर जियांग ब्लश करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट उससे कहता है कि उस लड़की को आप घर क्यों ले आए? जान बचाने तक तो ठीक था, लेकिन घर पे लाना आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा हो गया? यू कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर असिस्टेंट एकदम हैरान रह जाता है और कहता है क्या मतलब वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है? यानी उस रात आप दोनों के बीच कुछ किली किली हुआ था। ये सुनकर यू उसे गुस्से से देखने लगता है। असिस्टेंट कहता है नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छी बात है, अगर वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है तो। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। जियांग ने उसे मैसेज किया था कि आप प्लीज मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेकर आना। असिस्टेंट कहता है ये तो प्रेग्नेंट है ना, तो फिर इसे नैपकिन्स की क्या जरूरत है? लेकिन यू उसको कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो घर आता है और जियांग फिर से भागकर उसके पास आती है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो ड्रिंक करके आया है। जियांग कहती है अरे आप तो ड्रंक हैं, चलो मैं आपके लिए एक एप्पल पील कर देती हूँ, बुखार के बाद आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। इसके बाद पोस्ट के लिए एप्पल स्लाइस करने लगती है। यू से देखने लगता है और उस समय यू को जियांग इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। वो बस उसे ही देखता रह जाता है। तभी जियांग की उंगली कट हो जाती है। यू कहता है छोड़ो ये सब और चलो मैं तुम्हारे हाथ पर दवाई लगा देता हूँ। यू उसे अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद वो उसको बहुत प्यार से देखने लगती है और खुद से कहती है क्या मैं इतनी लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है।
इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो फिर से ऑनलाइन न्यूज देखती है। वहाँ पर सब लोग यू को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और बुरा भला कह रहे होते हैं। जियांग इसे सपोर्ट करने के लिए उनसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। ये आर्ग्यूमेंट रात भर बहुत वायरल हो जाती है। यू का असिस्टेंट उसे कहता है कि आपके बारे में फिर से कुछ न्यूज वायरल हुई है। यू कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोज होती रहती है। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन इस बार कुछ चेंज है और वो ये है कि उन कमेंट्स में एक लड़की की आईडी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। जब हमने उस आईडी के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि वो आईडी किसी और की नहीं बल्कि जियांग की है। यू एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है उन लोगों की लिस्ट निकालो जो जियांग से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है बॉस अब इतना भी जज्बाती मत हो, वो लोग कोई एक तो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हैं। हम कहाँ उनकी लिस्ट निकाल कर उन्हें सू करेंगे। इसके बाद वो घर जाता है। जियांग फिर से बच्चों की तरह उसके पास भाग कर आती है। यू कहता है क्या रिसेंटली तुमने मेरे अगेंस्ट किसी पोस्ट पर कमेंट किया है? जियांग मन में कहती है अगर मैंने ये बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ पर गुस्सा करते, इसलिए वो उसे झूठ बोल देती है। यू कहता है मुझे ये सब पहले से ही पता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में हम जाओ जाओ को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे सारे प्लान्स को खराब कर दिया। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि उसके सारे बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ, मैं उसकी रेपुटेशन को बाप कर दूंगी। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो बैठी हुई थी। तभी सर्वेंट आंटी उसके पास फ्रूट्स लेकर आती हैं और कहती हैं सुबह से तुम मोबाइल चला रही हो, बॉस को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे, चलो जल्दी से ये फ्रूट्स खा लो। तभी जियांग को एक कॉल आती है, वो अटेंड करती है। कॉल करने वाली याओ याओ होती है जो कहती है तुमने ये अच्छा नहीं किया। जियांग कहती है कौन बात कर रहा है, मैंने क्या किया है मुझे भी तो बताओ। याओ याओ कहती है क्या तुम अपने घर से बाहर नहीं निकालोगी? अगर तुम बाहर नहीं निकाली तो मैं तुम्हारी शॉप को तोड़ दूंगी। ये सुनकर जियांग बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग कर चली जाती है। इधर जियांग की मॉम की शॉप के बाहर बहुत सारे लोग जमा होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि अपनी बेटी को बाहर भेजो, वो मिस्ट्रेस है। तभी उसका डैड कहता है मेरी बेटी बहुत शरीफ है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। तभी जियांग भी वहाँ पर आ जाती है और उसकी मॉम कह रही होती है कि हमारा तो उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो जैसी भी थी जो भी थी भाग गई है, आप लोग जो भी करना है उसके साथ करो, हमें कुछ मत कहना, क्योंकि मेरी ये शॉप बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। तभी जियांग सामने आती है और कहती है मॉम आप क्या कह रही हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम उसके गले से लॉकेट उतार लेती हैं और कहती हैं आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर पीछे हट जाती हैं। इसके बाद सारे लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। उसके पेरेंट्स उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते। तभी वहाँ यू और उसकी सारी टीम आ जाती है। यू जियांग के पास आता है तो वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। जियांग की आँख खुलती है तो वो घर पर होती है। सर्वेंट आंटी उसे बताती हैं कि पिछले एक दिन और एक रात से यू उसके पास बैठा है। जब से वो बेहोश हुई है उसे 2 मिनट भी चैन नहीं आया। इसके बाद यू उसके पैर दबाने लगता है और आंटी को कहता है कि आप जाएं और जियांग को रेस्ट करने दें। आंटी वहाँ से चली जाती हैं। यू का इतना प्यार देखकर जियांग की आंखों में पानी आ जाता है और वो सोचने लगती है कि इस दुनिया में कोई मीरा भी है जो मुझे प्यार करता है। इसके बाद वो उसके आंसू साफ करती है। सुबह जब जियांग सोकर उठती है तो उसके पूरे रूम का नक्शा चेंज हुआ था। जब वो सोई थी तो यू ने रात को जागकर उसके लिए ये सब कुछ किया था और वो ये सब देखकर बहुत खुश भी हुई थी। लेकिन तभी वो अपना फोन खोलती है तो उसकी मॉम की लाइव स्ट्रीम चल रही थी। उनकी सारी बातें सुनकर जियांग रोने लगती है और कहती है कोई अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को ऐसे कैसे बोल सकता है। तो यू कहता है अब बस भी करो यार, छोड़ो इन सब फालतू बातों को, तुम्हारे लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद वो उसका फोन छीन कर ले जाता है। उसके बाद वो उसे कहता है चलो हम डिनर करने चलते हैं। इसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाकर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं तभी यू को एक कॉल आती है। वो जियांग को कहता है तुम अंदर जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। कॉल अटेंड करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जियांग का भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। जियांग को देखकर वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम्हारी ही हिम्मत है जो सबको फेस करके कह रही हो कि देखो देखो मेरी बहन एक मिस्ट्रेस है। जियांग उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ता तो वो उसके हाथ पर कट कर देती है। इसके बाद वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारने लगता है लेकिन तभी यू वहाँ आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की, और उसकी अच्छी धुलाई कर देता है। तभी जियांग का भाई कहता है तुम होते कौन हो मेरे और मेरी बहन के बीच में बोलने वाले। तो यू उसे एक और थप्पड़ मारता है और कहता है तुम मुझसे कह रहे हो मैं कौन हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकते, सब ये बात अच्छे से समझ लो। इसके बाद वो यू से कहता है तुम जो इतना सब बोल रहे हो क्या तुम बता सकते हो कि तुम हो कौन, तुम्हारा
इसके लिए इतना स्टैंड लेने का क्या रिलेशनशिप है। तो जियांग मन में कहती है हाँ, हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता भी नहीं है सिवाय इस अनएक्सपेक्टेड बेबी के। तो यू कहता है मैं जियांग का हस्बैंड हूँ और ये मेरी वाइफ है। इसके बाद वो जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जियांग का भाई मुंह देखता रह जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो घर जाकर भी उसके बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे सबके सामने यू ने उसे अपनी वाइफ कहा था, और सोचने लगती है कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है। ये सच सोच कर वो बहुत ब्लश कर रही होती है। तभी वहाँ सर्वेंट आंटी आती है और सोफे पर बिस्तर लगाती है। तो जिया उन्हें कहती है आप क्या कर रही हैं? वो कहती हैं मैं सर का बिस्तर लगा रही हूँ। जब से तुम बीमार हो वो यहाँ सोफे पर शिफ्ट हो गए हैं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम दोनों कपल हो, बच्चा भी होने वाला है, तो तुम लोग अलग अलग रूम में क्यों सोते हो? इसके बाद जिया उन्हें कहती है आप ये सब बातें छोड़ें और आराम करें। तो वो वहाँ से चली जाती है। जिया ब्लश करते हुए सोचती है कि अब तक सर ही मुझे प्रोटेक्ट करते आए हैं, लेकिन अब से मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिया ब्लश करते हुए सोचने लगती है कि ये कितना अच्छा है जो बिना कहे ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वो सोफे पर उसकी जगह पर सो जाती है। यू उसे सोफे पर सोते देखता है तो स्माइल करता है, उसे गोद में उठाकर ऊपर लेकर जाता है और बेड पर लिटा देता है। उसकी नींद खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यू कहता है हाँ बोलो। इसके बाद वो कहती है क्या आज दिन में जो तुमने हस्बैंड और वाइफ वाली बात बोली थी क्या वो सच है? इसके बाद वो खुद ही सॉरी कहने लगती है। कुछ समय बाद यू कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी शर्ट के बटन्स खोलकर उसके क्लोज बैठ जाता है। तभी जियांग आह कहती है। तो यू कहता है क्या हुआ? जियांग कहती है शायद बेबी ने किक किया। तो यू हंसता है और कहता है हमारा बेबी तो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो भी अपनी मॉम के लिए लड़ रहा है। लेकिन तभी जियांग आह कहती है तो वो कहता है क्या हुआ? जिस पे वो कहती है शायद बेबी ने किक किया। तो वो हंसता है और कहता है हमारा बेबी तो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो भी मेरी मॉम के लिए लड़ रहा है। इसके बाद वो कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अब सो जाना चाहिए, और चुपचाप चादर लेकर सो जाती है और वो अपनी शर्ट के बटन्स वापस से बंद करने लगता है। इसके बाद दोनों रात में एक ही बेड पर सो रहे होते हैं और जिया बार बार उसकी तरफ होती है क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में थी। लेकिन यू जाग रहा था और उससे दूर होकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी वो उसको हक कर लेती है। तो वो कहता है माई लिटिल स्वीट हार्ट, मेरे पास मत आओ वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं पा सकता। इसके बाद जिया उसे हक कर लेती है और नींद में कहती है मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तो वो स्माइल करके उसकी बात सुनकर उसे हक कर लेता है। सुबह सर्वेंट सुनती है कि दोनों एक साथ बेड पर सोए हुए हैं और बहुत खुश होती है। इसके बाद सुबह जिया की आंख खुलती है तो यू बेड पर नहीं होता। तो वो खुद से कहने लगती है मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो मेरे साथ बेड पर भला क्यों सोएगा। इसके बाद वो अपनी गर्दन पर देखती है जहाँ रेड कलर का एक मार्क बना हुआ था। तो वो सोचने लगती है ये क्या हुआ होगा। इसके बाद वो यू को कॉल करती है तो वो कहता है उठ गई? जिसको वो कहती है हाँ। आप कब ऑफिस गए थे? वो कहता है मैं रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो उसको अपना ख्याल रखने को कहती है और कॉल कट कर देता है। तो उसका ड्राइवर यू से कहता है आपसे पहले मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा, लगता है आप बहुत खुश हैं आज। तो वो कहता है तुम कार चलो चुपचाप, और जियांग के बारे में सोचकर फिर से मुस्कुराने लगता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि जब जिया ने यू को हक किया था तब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी नेक को बाइट कर लिया था और इसी वजह से उसकी नेक पर वो निशान था। इसके बाद यू ऑफिस जाता है तो एक लड़की गलती से उसे टकरा जाती है, जिससे एक बात सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसके गुस्से के बारे में सभी जानते थे, और वे सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि अब ये लड़की गए सर इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यू उसे अपना रोमल देता है और कहता है आपके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और आपकी कॉफी भी गिर गई है, तो मेरी तरफ से कॉफी भी ले लेना। इसके पास वो सबको कहता है कि आज की कॉफी मेरी तरफ से आप सबको ट्रीट है, जो सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और कहते हैं ये हमारा वही खरूस बॉस है या किसी ने उसे बदल दिया है, क्योंकि ये तो ऐसा कभी नहीं था। तभी हम यू की मॉम को देखते हैं जो उससे कहती हैं क्या मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलाना है तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो वो कहता है ठीक है मॉम, आज आप मेरे साथ घर चलेंगी। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जिसे सर्वेंट आंटी कह रही होती है कि तुम इतनी प्यारी हो और मास्टर तुमसे इतना प्यार भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे एक कमी है। तो वो कहती हैं क्या? इसके बाद आंटी कहती हैं तुम सच सवर नहीं रहती, तुम्हें अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। जिसके बाद वो उसे एक ड्रेस देती है पहनने के लिए जो बहुत ही शॉर्ट ड्रेस थी और कहती है देखना आज वो तुम्हें देखकर एकदम खुश हो जाएगा, और उसे दरवाजे पर खड़ा कर देती है और कहती है कि जैसे ही वो आए तुम एक एडा के साथ उसका वेलकम करना, जिससे वो बहुत खुश
शो का। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो एकदम ईडा के साथ खड़ी होती है यू को सीड्यूस करने के लिए, लेकिन यू के साथ उसकी मॉम को देखकर वो बहुत एम्बेरेस्ड होती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो खुद से बात करने लगती है, ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने यू की मॉम को पहले ही मीटिंग में नाराज कर दिया, अब वो क्या करेंगे। इसके बाद वो खुद से इमेजिन करने लग जाती है और कहती है कि अब ऐसा ही होगा जैसे कि ड्रामास में होता है, मुझे एक चेक देंगे और मैं वो लेने से मना कर दूंगी और कहूंगी कि नहीं, मैं आपके बेटे से सच्चा प्यार करती हूँ। इसके बाद वो सोचती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अभी के अभी मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। और ये सुनकर वो रोने लगती है, प्लीज माँ ऐसा मत करे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो सब सोच ही रही होती है तभी यू रूम में आता है और कहता है, मॉम तुमसे मिलाना चाहती हैं। तो वो घबरा जाती है और कहती है, मैं बस कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो उसे देखकर हंसने लगता है। यहाँ पता चलता है कि यू की मॉम को जियांग को देखकर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया था, बल्कि वो बहुत खुश थी कि उन्हें इतनी सुंदर डॉटर इन लॉ मिली। इसके बाद जियांग यू की मॉम से मिलने जाती है और बहुत नर्वस होती है, पर तभी उसकी मॉम उसे देखकर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है तो वो और भी डर जाती है। इसके बाद वो अपने बैग से चेक निकालती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं आई, मैं तो बस अपने बच्चे की प्रोटेक्शन चाहती हूँ, लेकिन आप कृपया गुस्सा मत करें, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ में सेट हो। इसके बाद यू की मॉम जियांग को अपने पास बैठाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे बहुत पसंद आई हो। तो वो उन्हें थैंक यू मॉम कहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, तुम ही मेरी ओरिजिनल डॉटर इन लॉ हो। तभी यू को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो भी जियांग से मिलने के बारे में कहते हैं। तो यू की मॉम कहती हैं, ग्रैंडपा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और सर्वेंट आंटी से कहती हैं, जाओ और जियांग के कपड़े चेंज करवा दो, कृपया ग्रैंडपा के सामने ये बहुत अच्छी लगनी चाहिए। इसके बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने साथ ही बहुत गुस्से में होते हैं और यू को अपने साथ आने को कहते हैं। तो वो कहता है, ठीक है ग्रैंडपा, और उनके साथ चला जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा उससे कहते हैं, ये लड़की कौन है और इसे तुम छुपा के क्यों बैठे हो। तो वो कहता है, नहीं ग्रैंडपा, मैं इसे सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि वो बहुत छोटी है, अभी बस इसीलिए मैंने अपनी फैमिली से इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। इसके बाद वो ग्रैंडपा को बताता है कि वो अब प्रेग्नेंट है, जो सुनकर ग्रैंडपा थोड़ा खुश होते हैं और ये भी बताता है कि उसकी फैमिली वाले बहुत अजीब हैं, वो उसे बुली करते हैं और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो ग्रैंडपा कहते हैं, अगर वो उसका ध्यान नहीं रख रहे तो तुम रखो उसका ध्यान, और कहते हैं, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। सच तो ये है कि वो लड़की मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी और वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। जो सुनकर यू बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो बाहर बैठी होती है और बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है और मन में कहती है, ग्रैंडपा को मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी वजह से वो यू को सजा देंगे, अब मैं क्या करूँ, और रोते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद यू जिया के पास आता है और उससे कहता है, चलो मेरे साथ, ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद वो डरते डरते ग्रैंडपा के पास जाती है तो वो बहुत प्यार से उसे ट्रीट करते हैं और कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी डॉटर इन लॉ इतनी ज्यादा सुंदर है, और कहते हैं, मैं यहाँ जल्दी में आया हूँ इसलिए ज्यादा तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, और उसे गोल्ड की ब्रेसलेट्स देते हैं। तो यू की मॉम कहती हैं, आजकल के दौर में इतना टैकी सा गिफ्ट कौन देता है। तो वो कहते हैं, ओह मैं समझ गया। इसके बाद वो उसे एक मुट्ठी भर के पिंक डायमंड्स देते हैं और कहते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तो वो एकदम हैरान रह जाती है और कहती है, क्या सच में। तो वो कहते हैं, हाँ, लेकिन वो डायमंड्स वापस कर देती है और कहती है, मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए। जो देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कभी भी ये वापस नहीं करती। और फिर वो कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है और वो गिफ्ट तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इसके पास वो सर्वेंट को इशारा करते हैं। तभी आंटी एक बॉक्स लेकर जियांग के पास आती है और ग्रैंडपा को वो बॉक्स देती है। इसके बाद वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल क्राउन होता है जो गोल्ड का बना हुआ था और उसके ऊपर पिंक डायमंड्स लगे हुए थे और वो बहुत ज्यादा सुंदर था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं, सच पूछो तो मुझे भी नहीं पता था कि आज मैं तुम्हें ये गिफ्ट देने वाला हूँ। आज तक मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो इसे पहनने के काबिल हो, लेकिन मेरी वाइफ के पास तो वो पहली पर्सन है जिसे मैं अपनी मर्जी से ये क्राउन दे रहा हूँ। तुम्हें पता है, क्वीन एलिजाबेथ का जो क्राउन था वो भी हमारी फैमिली से ही गया था। इसके बाद वो उसे क्राउन पहनाते हैं और वो पहनकर बहुत सुंदर भी लग रही होती है।
जिसके बाद यू जियांग का हाथ पकड़कर घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ हम दोनों ने एक साथ ज्यादा समय स्पेंड नहीं किया, लेकिन जितना भी समय हम दोनों को साथ में मिला है, मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि जो फीलिंग्स मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। और अब तक हमारा बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ये पूरा वर्ल्ड नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना वर्ल्ड दे सकता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो। ये सुनकर जियांग डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो यू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, अब से तुम एक शेडो की तरह जियांग के साथ रहना है, समझ गए? तो वो कहता है ठीक है। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो फ्लैट्स देखने गई होती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं यहाँ रेंट के लिए घर देखने आई हूँ। तो वो शरारती अंदाज में उसे अपनी बिल्डिंग्स दिखाने लगता है और कहता है कि इनमें से किसी एक को चूज कर लो। तभी यू का असिस्टेंट उन दोनों की पिक्चर क्लिक करके भेज देता है, जिसे देखकर यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भागता हुआ वहाँ आ जाता है। तभी जांग का फ्रेंड जांग से कहता है, ये जरूर तुम्हारे डैड होंगे गु, और वो क्यू से जांग का हाथ मांगने लगता है। ये सुनकर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद वो जियांग को लेकर घर वापस आ बैठता है और कहता है, अब सच बताओ ये सब क्या था? तो जियांग उसे सब सच बता देती है। जिसके बाद यू उससे कहता है, अच्छा तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कल ही हाउस रजिस्ट्रेशन तुम्हारे नाम पर करवा लेंगे। जिसके बाद वो दोनों जियांग के घर जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम जियांग को जबरदस्ती सेल करने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर यू जाकर जियांग को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसकी मॉम के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है। जिसके बाद वो डाउरी के तौर पर 1 मिलियन देता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवाता है कि अब से उन लोगों का जियांग से कोई रिश्ता नहीं है। तभी जियांग का भाई वहाँ आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है, आप इतने कम पैसों में कैसे मान गई मॉम, ये बहुत अमीर आदमी है। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, यू ने पीछे नहीं हटने देता। जिसके बाद वो जियांग को कार में बिठाता है और जियांग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और कहती है कि तुम मेरे लिए एक होप हो, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी मॉम मुझे किसी आदमी के आगे सेल कर देती है। जिसके बाद यू कहता है, वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत अजीब है, उन्होंने सिर्फ 1 मिलियन के पीछे मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, मैं बहुत लकी हूँ। तो जियांग कहती है, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? यू कहता है, हाँ पूछो। तो जियांग कहती है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, आपके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होगी ना? तो यू कहता है, हाँ इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अब तक तुमसे नहीं मिला था। ये सुनकर जियांग ब्लश करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए स्ट्रीट फूड जाते हैं और वहाँ यू बहुत मजे से खाना खा रहा होता है। ये देखकर जियांग उससे कहती है, आपको भी ये पसंद आया ना? तो यू कहता है, हाँ मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। तभी वहाँ एक ग्रैंड माँ आती है जो जियांग को देखकर कहती है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। जियांग कहती है, आपसे कोई गलती हो गई है? जिस पर ग्रैंड माँ कहती है, नहीं मैं पिछले 18 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कोई गलती नहीं हुई है। जिसके बाद जियांग यू से कहती है, क्या हम इस ग्रैंड माँ को साथ लेकर जा सकते हैं? तो यू कहता है, हाँ ठीक है, और वो लोग ग्रैंड माँ को घर ले जाते हैं, जहाँ ग्रैंड माँ जियांग को यू के पास ही नहीं आने दे रही होती है। तो जियांग यू से कहती है, आप प्लीज नाराज मत होना, मैं इन्हें सुला कर आती हूँ। जिसके बाद ग्रैंड माँ जियांग से कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, और उसे अपने साथ मॉल ले जाती है, जहाँ वो बहुत एक्सपेंसिव चीजें उठा रही होती है। तो जियांग कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ग्रैंड माँ कहती है, मैं पे करूंगी, और अपने कार्ड से पे करती हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ जियांग से कहती हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जियांग की रियल ग्रैंड माँ है। जियांग ने जो जेड पेंडेंट पहना हुआ था, उसी से उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को पहचाना था। दूसरी तरफ यू ऑनलाइन न्यूज देखता है और उसे पता चलता है कि ग्रैंड माँ एक बहुत रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनकी फैमिली उन्हें ढूंढ रही है। इधर ग्रैंड माँ के बेटे को भी उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो उन्हें लेने के लिए मॉल की तरफ निकल पड़ता है। इधर जियांग ग्रैंड माँ से कहती है, ग्रैंड माँ आप प्लीज ऐसा मत करें, हमें लेट हो रहा है, शॉपिंग बंद करिए प्लीज। जिस पर ग्रैंड माँ कहती है, तुम्हें पता है ये जेड पेंडेंट मैंने तुम्हें तब गिफ्ट दिया था जब तुम 1 साल की थी। उधर याओ याओ को ये बात पता चल जाती है कि जियांग एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो एक सेल्स गर्ल के थ्रू जियांग का जेड पेंडेंट ले लेती है और जियांग को चेंजिंग रूम में बंद कर देती है। इसके बाद याओ याओ ग्रैंड माँ के पास जाती है और कहती है, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, और वो जेड पेंडेंट दिखाती है तो ग्रैंड माँ धोखा खा जाती है। तभी मिस्टर शी भी वहाँ आ जाते हैं और याओ याओ के पास जेड पेंडेंट देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो याओ याओ कहती है, मुझे नहीं पता, ये मेरे पास बचपन से है। तब मिस्टर शी कहते हैं, आपने मेरी मॉम को बचाया है, प्लीज मेरे साथ चलिए और हमारे साथ लंच करिए, और वो याओ याओ को अपने साथ ले जाते हैं।
जिसके बाद वहाँ पर यू जाता है और उस सेल्स गर्ल से जियांग और ग्रैंडमा के बारे में पूछता है। तो वो कहती है ग्रैंडमा को तो उनकी फैमिली ले गई, लेकिन मैंने किसी लिटिल गर्ल को नहीं देखा। तभी यू को जियांग की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ जियांग होती है जो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। यू उसे कहता है तुम ठीक तो हो? जियांग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। जिसके बाद यू उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और यू के गार्ड्स उस सेल्स गर्ल को पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं और जियांग उससे ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। तो यू कहता है वो अपनी फैमिली के पास है। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद यू उससे कहता है आज तो ग्रैंडमा नहीं है ना, तो आज मुझे तुमसे कोई भी दूर नहीं करेगा। आज तो जियांग ब्लश करने लग। इसके बाद यू जियांग से आंखें बंद करने को कहता है और उसे कहीं लेकर जाता है और कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो उसे एक जगह लेकर जाता है और जब वो उसकी आंखों से हाथ हटाता है तो जियांग हैरान रह जाती है। यू ने जियांग की बर्थडे के लिए पूरी प्रेपरेशंस कर रखी होती हैं और वहाँ उसकी मॉम और ग्रैंडपा भी होते हैं। तभी यू कहता है तुमने क्या सोचा कि मैं अपनी प्यारी सी वाइफ का बर्थडे भूल जाऊंगा? ये मेरे साथ तुम्हारी पहली बर्थडे है। वैसे भी ये सब देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद यू की मॉम कहती है क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? तुम रो क्यों रही हो? तो जियांग कहती है ये खुशी के आंसू हैं। आज से पहले किसी ने भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया, इसलिए। इसके बाद सब लोग उसे चुप कराते हैं। जियांग केक कट करती है और आसमान में बहुत ज्यादा फायरवर्क्स होते हैं, जिसे देखकर जियांग बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जाई फैमिली की लॉस्ट डॉटर मिल गई है और वो अपनी डॉटर की एंगेजमेंट यू से करना चाहते हैं जो बचपन से कमिटेड थी। ये सुनकर जियांग बहुत दुखी हो जाती है और रूम में जाकर कहती है बेहतर यही होगा कि मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँ। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा मिल गया है, मैं इतना डिजर्व भी नहीं करती थी। और वो अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जियांग ने यू की आधी बातें ही सुनी थी। रियलिटी में जियांग ही जाई फैमिली की लॉस्ट डॉटर थी और ये बात वो लोग जियांग के लिए सरप्राइज रखना चाहते थे, लेकिन जियांग ने गलत समझ लिया और अब वो अपना सामान पैक करके जा रही थी। इसके बाद यू रूम में आता है तो वेडिंग रिंग देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ गलत लगता है। वो अलमारी खोलकर देखता है तो वहाँ जियांग के कपड़े भी नहीं होते। ये देखकर यू वहाँ से भागता है और अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे लगता है जियांग ने कुछ गलत समझ लिया है, वो घर छोड़कर चली गई है। इसके बाद सब लोग जियांग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ यू आ जाता है और उससे कहता है तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुम सोच भी कैसे सकती हो मुझे छोड़ने के बारे में? जियांग कहती है मैंने सब सुन लिया है, मुझे सब पता चल गया है। आप किसी और से शादी करने वाले हैं और मुझे पता है कि वैसे भी मैं आपकी फैमिली में फिट नहीं बैठती और मैं आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं खुद ही आपसे दूर हो गई हूँ। यू कहता है अरे पागल, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और वो जियांग को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और कहता है मुझे छोड़ने की इजाजत मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी देखते हैं जहाँ याओ याओ मजे से वो पेंडेंट पहनकर घूम रही होती है और खुद को जी फैमिली की बेटी समझ रही होती है। तभी वो कुछ लड़कियों की बातें सुनती है जो कह रही होती हैं कि आज जी फैमिली अपनी रियल डॉटर के बारे में अनाउंस करने वाली है और मैंने सुना है कि उनकी डॉटर ने ही अपनी ग्रैंडमा को बचाया था जो लॉस्ट हो गई थी। ये सुनकर याओ याओ बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है कि अब मैं ऑफिशियली जी फैमिली की डॉटर बन जाऊंगी और फिर यू भी मेरा हो जाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तभी वहाँ जियांग भी आ जाती है तो याओ याओ उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, वैसे भी ये बहुत हाई प्रोफाइल लोगों की पार्टी है, तुम्हारा यहाँ कोई मैच नहीं है। इसके बाद जियांग अपनी नैनी से कहती है आप यहाँ से चली जाएं, मैं खुद इन सब से डील कर लूंगी। नैनी वहाँ से चली जाती है और याओ याओ जियांग को बुली करने लगती है और उसे धक्का देती है, जिससे जियांग नीचे गिरने ही वाली होती है कि यू उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ मिस्टर जाई आते हैं। वो सबको बैंक्वेट में आने के लिए थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि मैं आज यहाँ आप सबको अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो 19 साल बाद मुझे मिली है। ये सुनकर याओ याओ बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जरूर मेरी ही बात हो रही है। इसके बाद मिस्टर जाई स्टेज पे जाकर कहते हैं मेरी डॉटर का नाम जियांग है। ये सुनकर याओ याओ और जियांग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। याओ याओ कहती है मैं आपकी रियल डॉटर हूँ, तो मिस्टर जाई कहते हैं बकवास बंद करो, तुम मेरी डॉटर नहीं हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है, तुम्हारे झूठ की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके बाद मिस्टर जाई यू के असिस्टेंट को इशारा करते हैं और जियांग के मॉम डैड को वहां लाया जाता है जिनकी अच्छे से धुलाई की गई होती है और उन्होंने सच बता दिया होता है कि वे जियांग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं।
इसके बाद ग्रैंडमा को बुलाया जाता है। याओ ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा देखिए मैं ही आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, ये देखिए जेड पेंडेंट। तो ग्रैंडमा कहती है, हाँ ये पेंडेंट जरूर मेरी ग्रैंड डॉटर का है, लेकिन तुम वो नहीं हो मेरी ग्रैंड डॉटर, जांग है। मैं पागल नहीं हूँ, दवाइयाँ खाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। इसके बाद जांग अपनी रियल फैमिली से मिलती है और बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद यू सबके सामने रिंग देकर जांग को फिर से प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है और कहता है, मुझे अब डर है कि तुम मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाओ, क्योंकि तुम तो मुझसे भी बड़े परिवार की बेटी हो। इसके बाद जांग अपना सामान उठाकर जाने लगती है तो यू उसे रोकता है, जिस पर जांग कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, और उसे किस कर लेती है। और यहाँ हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।